हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल से देखा होगा, वो प्री एग्ज़ाम पे बेस्ड है। आज हम इसी की बात करेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी है या क्या तरीका है जिससे कि प्री एग्ज़ाम जो होता है, किसी भी बैंक में अगर आप हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी बैंक का, तो कैसे क्लियर हो और कभी भी रुके ना। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, बहुत हेल्प करेगा आपको ये वीडियो। आपने ये देखा होगा, कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है। मतलब उनको देख के ही ऐसा लगता है कि अगर इनका प्री एक बार निकल गया तो इनका मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मतलब एक बार में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, उनका प्री ही नहीं क्लियर होता है कई बार। तो ऐसा क्यों है? ऐसा बहुतों के साथ होता है, उनको सब कुछ आता है। देखिए, अगर किसी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, वो फेलियर है या उसको कुछ आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आता सबको सब कुछ है। बस कई बार क्या होता है, हमें कुछ तरीकों को समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और जो उस तरीके को जल्दी समझ जाता है उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आरआरबी, पीओ और क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही चीज़ पीओ में, और क्लर्क में प्री मेंस मेरा पहला अटेम्प्ट ही था वो। इवन मैं फॉर्म भी नहीं भर रही थी, लेकिन मैंने फिल किया फॉर्म, और फिर मैंने कैसे ऐसी तैयारी की कि 3 महीना, सच में वो 3 महीने ही थे। 3 महीने के अंदर मैंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। और इसके अलावा मैंने आईबीपीएस, एसबीआई बहुत सारे पेपर दिए। प्री मेरा कभी भी किसी भी पेपर में नहीं रुका है, और इवन आईबीपीएस में तो मैंने मेंस, इंटरव्यू सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसा क्या तरीका मुझे समझ में आ गया था कि मेरा प्री किसी में नहीं रुका, भले वो एसबीआई क्यों ना हो, प्री मेरा कभी भी नहीं रुका है। तो आज मैं आप लोग को यही तरीका बताऊंगी, और जो चीज़ें ऐसी मैंने फील की थी, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम की नीड क्या है। आप ये सोचिए, अगर प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम हो रहा है ना? एक तो हो नहीं रहा है, प्री होता है, फिर कुछ गैप मिलता है, फिर मेंस होता है, तो कोई तो वजह होगी। दोनों एग्ज़ाम की नीड में कुछ तो फ़र्क होगा। देखिए, जो प्री एग्ज़ाम है, वो स्पीड और एक्यूरेसी माँगता है, जबकि जो मेंस है, वो हमारे कॉन्सेप्ट माँगता है। उसमें हमें टाइम अच्छा खासा मिलता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस टाइम लिमिट में कर लोगे। लेकिन प्री में हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, उसमें हमारे पास टाइम कम होता है। उसमें हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को जज किया जाता है, ठीक? तो हम प्री एग्ज़ाम में हमें क्या ध्यान रखना है? स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक? इसके लिए हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको क्या करना है? अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे थे अब अभी तक, तो अब आपको क्या करना है? रोज़ 15-15 मिनट या 20 मिनट उसमें बढ़ाते जाना है, ठीक है? क्योंकि देखिए, अब टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप अभी ये 1 घंटा बढ़ा देंगे, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अब क्या करना है? टाइम देना है पढ़ाई को, और इतनी मतलब इस सोच के साथ दीजिए कि हाँ, इस बार मैं क्लियर करूँगा ही करूँगा, और सोचिए फिर आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी, आपके पास जॉब होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बस ये थोड़े से टाइम की मेहनत बची है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, आप जितने भी घंटे पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ 15-20 मिनट रोज़ उसको इंक्रीज़ करना शुरू करिए, ठीक है? दूसरा आपको क्या करना है? देखिए, जब पेपर आता है, जब तैयारी शुरू करते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि अभी पढ़ो, रोज़ मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आपको रोज़ मॉक टेस्ट देने हैं, और प्री में मॉक टेस्ट ज़्यादा देने हैं। जितने मॉक टेस्ट आप देंगे, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये मैंने खुद खुद मैंने ये फ़ील किया है। और जब मैं प्री का मेरा एग्ज़ाम आने वाला था, तो जब 15-20 दिन बाकी थे, तब मैंने क्या करा था, मैं रोज़ जितना मॉक टेस्ट दे सकती थी, मतलब जितने भी मैं दे पा रही थी। एनालाइज़ करना होता है, एनालाइज़ करने के बाद मुझे जितना टाइम मिल रहा था, मैक्सिमम जितना आप मॉक दे पाओ, उतने मॉक दो। आपको ये फ़ील होगा कि आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती जा रही है। आपको सोचने का तरीका अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। ये मैंने खुद फ़ील किया था। तो मॉक टेस्ट मैक्सिमम देने हैं। अपने में लिमिट मत बनाइए कि नहीं, मुझे आज 3 ही देने थे। नहीं, कई बार हम लोग पढ़ते हैं, और क्या होता है कि आज थोड़ा-सा लग रहा है कि हाँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो हम 3 पे रुक जाते हैं कि नहीं, हमने तो सोचा था हम 3 ही मॉक देंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। आपको लग रहा है आप 5 दे सकते हैं, 5 दीजिए। आप जितने मॉक देंगे, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आपको क्या करना है, कई जगह पे लाइव मॉक चलता है, वो ज़रूर दीजिएगा। उससे क्या होता है, और बच्चे भी मॉक दे रहे होते हैं, तो एक रैंक आती है, तो उससे ज़्यादा आइडिया लगता है कि तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? ये है हमारा दूसरा तरीका। तीसरा आपको क्या करना है, जो कि बहुत ही मेन है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, कि आप अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर पहचानिए।
आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं, तो आपको पता है आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको ऐसे छोड़िए मत। आप उसके बारे में और सोचिए, मेहनत करिए कि वो तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अपनी स्ट्रेंथ जरूर पहचानिए। ओके, ये 3 तरीके हैं आपको अपनी पढ़ाई के आवर्स, यानी कि इंक्रीज योर स्टडिंग आवर्स। और दूसरा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट रोज देने हैं, डेली एनालिसिस। एंड तीसरा क्या है आपका, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। ठीक है, तो इन 3 तरीके को आप अगर अपनाएंगे ना, तो देखिएगा आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो उसको पक्का से पक्का करिएगा ज़रूर। इससे आपको रिजल्ट में बहुत फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहिए, आगे और वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।